अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या ज़बरदस्त इंसाफ है। एक तरफ 70 इयर्स ओल्ड इमरान ख़ान है, इमरान ख़ान को मुलजिम होते हुए ज़मानत नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस कदर मायल ब करम है कि सबसे पहले एक नाकाबिल समाअत दरख्वास्त पे फ़ैसला दिया गया नवाज शरीफ के हक़ में और उनको कैद होने से बचाया गया, और बाद में बड़े धड़ल्ले से फ़ैसले में लिख भी दिया कि ऐसे हो नहीं सकता। जिस तरह अता तारड़ नवाज शरीफ के आने से पहले ही आके दरख्वास्त देते हैं, ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी, लेकिन नवाज शरीफ के मुल्क आने से पहले ही नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया गया। ये आमिर फ़ारूक की पहली मेहरबानी थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसका फ़ैसले में ज़िक्र करके आइंदा के लिए तमाम लोगों को इससे महरूम कर दिया है। यानी नवाज शरीफ तो रिलीफ लेगा और आइंदा भी जब चाहिए होगा लेगा, लेकिन नवाज शरीफ का कोई मुखालिफ नहीं ले सकेगा इस बात से। और नंबर 2 बात जो की है, जो निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है, सारा मुद्दा नवाज शरीफ की उम्र पर डाल दिया है कि नवाज शरीफ 74 साल का है, इसलिए शायद हुकूमत ने रिलीफ दिया है। यानी जो जवाब हुकूमत ने खुद भी नहीं सोचा वो जस्टिस आमिर फ़ारूक दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारी तमाम अदालतों में मोर और लेस ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेंट अदालतें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मुकम्मल तौर पर ओबलाइज्ड कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए हैं। काजी साहब हुकूमत को बार बार रेस्क्यू करते हैं। इवन ये जो नैब अमेंडमेंट्स का केस है, काजी साहब वकील को रेस्क्यू करते हैं, अटार्नी जनरल को, जब अतर मिनल्ला, हालांकि उनके अपने ही ग्रुप का जज है। उनके एक सवाल पे जब अटार्नी जनरल ने लाजवाब हो जाना था तो काजी साहब उन्हें कहते हैं आप जवाब ना दें, आप ऐसा करें कि इसकी तैयारी के लिए वक्त ले लें। तो नाज़रीन कराम, इस तरह का भोंडा मजाक पहले एक बार हुआ था जब नवाज शरीफ की अपीलें दायर की गई थी पनामा वर्डिक्ट में, और उसके बाद अल अजीज़िया केस में। तो जो अल अजीज़िया केस में अदालत ने बताया था कि नवाज शरीफ को मेरिट पे तो रिलीफ नहीं मिलेगा उस केस में, आप ऐसा करें कि तिब्बी बुनियादों पर अप्लाई करें। ये अदालत ने खुद मशवरा दिया था और ये मैंने तब भी पॉइंट उठाया था 2019 में। ये मार्च अप्रैल 2019 की बात है। अभी भी अदालतें मशवरा दे रही हैं, अदालतें उसी तरह के रिलीफ फिर शरीफ ख़ानदान को दे रही हैं। दूसरी तरफ वो इमरान खान जिस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और कानून ये कहता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और प्रूवन गिल्टी भी तो भी जो ये फौजदारी मुकदमे होते हैं उसमें बियॉन्ड एनी डाउट, यानी अपना मुकदमा साबित करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। तोशा खाना का आपने देख लिया, क्या बियॉन्ड एनी डाउट उन्होंने कोई मुकदमा साबित किया था, फिर भी सज़ा दे दी गई। इसी तरह साइफ़र का मामला है, लेकिन इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा देना इतना आसान नहीं है। देखें, तोशा खाना में एक एक्सपीरियंस किया जा चुका है, नाअहल तो वैसे ही इमरान खान को किया जा चुका है, अब तो सिर्फ ज़िद है। लंदन में जो मुआहदा हुआ है उसकी एक ज़िद ये है कि इमरान खान बाहर ना निकल सके, ज़मानत ना हो सके। अगर सज़ा सुनाते हैं तो बिलाखिर बाहर, सज़ा नहीं सुनाते तो बिलाखिर बाहर आना है। किस हद तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे, कब तक इमरान खान को डिनाई करेंगे उनका जो बुनियादी हक़ है बेल का, नहीं कर सकते फॉर एवर। नाज़रीन कराम, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जहाँ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ है, वहाँ पे चीन ने इसराइल का नाम अपने सरकारी नक्शों, अपने चैनल्स और सर्च इंजन से हटा दिया है। यानी अगर आप मिडल ईस्ट का नक्शा देखेंगे तो आपको इसराइल का नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ प्यूटन भी सीधा होता जा रहा है। प्यूटन का कहना है कि जिस तरह तमाम मुस्लिम ममालिक को उजाड़ा है, उसने मिसाल दी है लीबिया की, शाम की और बाकी ममालिक की। इसका मतलब है कि ये मामला अब लोकल नहीं रहा, बल्कि ये स्ट्रेटजिक बन चुका है। एक तरफ अमेरिका की ज़िद है और उसका अटूट अंग है, और एक तरफ चीन और रूस को पता चल चुका है कि अमेरिका को तकलीफ़ कैसे पहुंचानी है। ऐसे में एक ख़बर किसी ने शेयर की है जो अमेरिका के हवाले से बहुत बात करता है। मैं उसको कंफर्म करके उस पर पूरी वीडियो भी बनाऊंगा कि अमेरिका ने $106 बिलियन फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए मांग लिया है। ये बाइडन ने मांगा है। अब बाइडन को इसका अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो नहीं होता कि सदर ने दस्तखत कर दिए, वहाँ तो हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बाइडन ने अप्रूवल मांगा है। उस बंदे का ये कहना है, जिस बंदे ने ये ख़बर शेयर की है, कि इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीनियों को मिस्र में आबाद करने का मंसूबा है।
पैसा दिया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा, लेकिन बड़ा मकसद जो है कि इसराइल की हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस खिते में कायम की जाए, वो मकसद हासिल कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे बाइडन मज़ीद इमदाद दे रहा है इसराइल को। ये इमदाद फ़लस्तीनियों को ख़ास तौर पर उस वक़्त जब रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी हो रही है, अमेरिका मज़ीद इमदाद दे रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन बमबारी हुई है, अब तक की इतलाआत के मुताबिक 400 से 500 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। ये एक रेफ्यूजी कैंप था, ये एक पनाहगाह थी। वहाँ पर क्यों ऐसे किया गया, आप मुझे बताएं। क्योंकि मकसद किसी एक तंजीम के ख़िलाफ़ काम करना नहीं है, मकसद मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत जमाना है, कब्ज़ा करना है, और सारा मंसूबा इसी हवाले से तरतीब दिया गया है। मुस्लिम उम्मा उज़्वे मुअत्तल पता है क्यों है? जिनके पास एटम बम है वो खामोश हैं, जिनके पास पैसा है उनके पास एटम बम नहीं है और बहादुरी नहीं है, इसलिए वो खामोश हैं। ये जो हमने एक खिलौना बना लिया है और रख लिया है, जिसकी हिफाजत के लिए हमें ख़र्च करने पड़ रहे हैं और जो हमारी हिफाजत नहीं कर रहा, नाज़रीन इकराम, ये खिलौना किसी तगड़े मुल्क के पास होता, जो स्टैंड लेना जानता होता, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी रुकवाता और वो ये तस्फिया भी हल करवाता। देखें, ये हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ ड्रावा देने के लिए होते हैं, और ड्रावा भी बैक चैनल डिप्लोमेसी में दिया जाता है, ओपनली दिया भी नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि उल्टा ख़बरें ये लगती हैं, और ये ट्वाइस ऐसा हो चुका है, एक मुशर्रफ के दौर में और एक पिछले साहिब के दौर में, कि हमारे मिसाइलों की रेंज जब साइंसदानों ने कहा कि हमने बढ़ानी है, तो पहले मुशर्रफ साहब ने ये कहा था कि आपने क्या करना है, क्या आपने इसराइल को तबाह करना है, इतनी रेंज हमने क्या करनी है, हमारी दुश्मनी तो सिर्फ भारत से ही है। जबकि पिछले साहिब के हवाले से भी आपको पता है कि ये खबर शेयर हो चुकी है कि उन्होंने भी मुबैना तौर पर रेंज की लिमिट करवाई थी मिसाइलों की, कि इसराइल के किसी भी कोने तक, यानी जो हमारे जो मिसाइल हैं वो पहुंच ना सकें, इवन बिगनिंग तक भी नहीं, वरना शायद हमारा कोई मिसाइल वहां तक पहुंच सकता था। और आपको पता है इस हवाले से खबरें भी चली थी जब पिछली बार ये हमले हुए थे कि वहाँ मिसाइल जा सकते हैं। देखें, ये डर था इसराइल को, हमने वो डर ख़त्म कर दिया है। आज से 40-50 साल पहले की सूरत हाल और थी, तब हम ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन हमारा तब इसराइल को ज़्यादा डर था। आज वो हमसे डरता नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, हमारे हुक्मरान और हुक्मरानों को लाने वाले, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, करप्ट हैं, ओबलाइज्ड हैं। इनकी कमज़ोरियाँ आलमी कुव्वतों के पास हैं, पैसे देख के ये रालें टपकाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। वरना बात फिर वही है जो नौजवान कह रहे हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाओ, जबकि बाबे जिनको ये बात असल में करनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं कि जैसे 76 सालों से चल रहा है हम तो वैसे ही चलाएंगे। मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाता रहूँगा। बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे और जल्द इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए, ताकि ये मुल्क भी दीगर ममालिक की तरह तरक्की करते हुए अपना असल मकाम हासिल कर सके। आमीन। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।